आज हम जिस विद्यार्थी से मिलने वाले हैं जिन्होंने एसएससी के सीएचएसएल के एग्जाम में अपनी रैंक को हासिल किया है और इनकी रैंक थी 46 रैंक थी, तो उन विद्यार्थी से मिलना चाहेंगे। सिलेक्शन जब रिजल्ट आया तो आपके सबसे पहले आपने किसको इन्फॉर्म किया? सर सक्सेस वाला ये था कि मेरी जो शादी की डेट्स आने वाली थी, 1 मई मेरी शादी की डेट थी और जस्ट उससे 4 दिन पहले मेरा रिजल्ट आया। ओके। तो मेरे लिए सर ये एक बड़ा खुशखबरी वाली न्यूज़ थी, क्योंकि मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि सर मैं जॉबलेस मैरिड करूंगा या कैसे करूंगा। तो एकदम जब ये न्यूज़ आई तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को बताया था। ओके। तो मतलब जो चीज़ मेरी गलती सीएचएसएल में हुई थी सर, वही सीजीएल में हुई, क्योंकि नया नया पैटर्न लागू हुआ था और उसमें कंप्यूटर में था कि है ना कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। हम कट ऑफ के भरोसे रह गए तो कट ऑफ ने क्लियर कर ली, लेकिन उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ और जाती है। हमने एक टॉपिक किया, उसके 50-100 क्वेश्चन किए और हम सोचते कि हमारे को टॉपिक पूरा आ जाना चाहिए। जी जी। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर एक टॉपिक कोई कर रहे हैं तो उसका कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन आपके निकलने चाहिए। वैसे आपको पता है कि इस बार एसएससी ने अपना नया एक फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया है कि मैथ्स के प्रश्नों को 15 मिनट में अप्रोच करना है। बिल्कुल। जिससे मैंने भी सर देखा था कि अपने सीपीयू में भी लागू हुआ है और सिलेक्शन पोस्ट में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीजीएल में भी लागू हो सकता है। जी। तो इसमें सर अर्थमेटिक काफी रोल प्ले करेगी। तो मैं आपको सब स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि आप 10 मिनट निकालें। हम अपने 7-8 घंटे की जनरल पढ़ाई करते हैं, उसमें हम सिर्फ 10 मिनट नहीं निकाल पाते कैलकुलेशन के लिए। हम हमेशा विद्यार्थी को वैसे बताते भी है कि 50% से पहले मॉक दे देना है। गॉड से ये प्रार्थना है कि सर ज्यादा नंबर से नहीं होता तो ज्यादा दुख नहीं होता, जब कम नंबर से छूटते हैं तो ज्यादा दुख होता है। तो उस टाइम ऐसा लगा कि शायद हमारे लिए सीजन नहीं है, बट घर में सब जो था सर ऐसा होता है ना कि मॉक हम दे देते उसे उसका एनालिसिस नहीं करते, तो मॉक वहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपने मॉक दिया और पिछले 3-4 साल से तो सर टाइम पे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप अनफॉर्चुनेट कह सकते थे कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 46 थी, बट मेरे एनआर के अंदर उसमें एक भी वैकेंसी नहीं थी। जी। तो सर मतलब अच्छे नंबर लाके भी मैं राजस्थान नहीं ले पाया और मुझे बॉम्बे जाना पड़ा। नमस्कार साथियों, आज की इस सफलता के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विद्यार्थी से मिलने वाले हैं जिन्होंने एसएससी के सीएचएसएल के एग्जाम में अपनी रैंक को हासिल किया है और इनकी रैंक थी 46 रैंक थी, तो उन विद्यार्थी से मिलना चाहेंगे और जिनका नाम है योगेश पालीवाल, जिन्होंने अपने आप की मेहनत को साबित करके बताया। तो स्वागत है योगेश जी आपका। थैंक यू सर। पहले तो आपने जो मुझे प्लेटफॉर्म प्रदान किया है कि मैं अपनी सक्सेस की जर्नी आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं सर, ये कि आपको जो सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन जब रिजल्ट आया तो आपके सबसे पहले आपने किसको इन्फॉर्म किया? सर सक्सेस वाला ये था कि मेरी जो शादी की डेट्स आने वाली थी, 1 मई मेरी शादी की डेट थी और जस्ट उससे 4 दिन पहले मेरा रिजल्ट आया। ओके। तो मेरे लिए सर ये एक बड़ा खुशखबरी वाली न्यूज़ थी, क्योंकि मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि सर मैं जॉबलेस मैरिड करूंगा या कैसे करूंगा। तो एकदम जब ये न्यूज़ आई तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को बताया था और मम्मी इस चीज़ के लिए सबसे ज्यादा खुश हुई कि मेरा बेटा भी गवर्नमेंट जॉब लग के फिर मैरिड करने जा रहा है। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छा बड़ा खुशी का पल था मेरे लिए भी और मेरी पूरी फैमिली के लिए भी। जी जी बिल्कुल। मतलब सिलेक्शन होते ही आपकी शादी की डेट, मतलब शादी की डेट तो पहले से डिक्लेयर थी, लेकिन सिलेक्शन होते ही आपकी शादी हो गई। यस सर। तो उसके बाद आपने सबसे पहले इन्फॉर्म किसको किया? मैंने पहले माता जी को बताया था और पिताजी को बताया था। तो वो काफी खुश हुए, क्योंकि जब सफलता जब मिलती है तो सबसे ज्यादा खुशी आपके मम्मी पापा को होती है। वो आपके सबसे बड़े मोटिवेशनल होते हैं, वो सबसे बड़े आपके आइकन होते हैं। तो मैंने सबसे पहले जैसे उन्हीं को बताया था और वो काफी खुश थे मेरी सफलता से। जी। आपने जो एग्जाम दिया था सीएचएसएल का, उसमें आपको पता है तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में सर ये हुआ था कि मैंने एसएससी एचएसएल का दिया था, तो टाइपिंग में इतना फोकस नहीं कर पाया था। मेरे ओवरऑल नंबर की तो कट ऑफ क्लियर थी, लेकिन मैं टाइपिंग में क्लियर नहीं कर पाया था। तो सेकंड जब फिर मैंने वापस दिया अटेम्प्ट, तो अब की बार मैंने टाइपिंग को भी उतना ही रोल प्ले इंपॉर्टेंस दी जितना मैंने स्टडी को दी थी। वरना अक्सर मैं स्टूडेंट्स को ये भी कहना चाहूंगा कि टाइपिंग को हम उसको इग्नोर कर देते। अब मेरी पूरी मेहनत मैंने मॉक्स वगैरह में देता था, तो उसमें सब अच्छे नंबर आए। ओवरऑल रैंक भी मेरी कट ऑफ क्लियर हुई, लेकिन एक टाइपिंग की वजह से सर मेरा जो अटेम्प्ट एक छूट गया और मैं सिलेक्शन से दूर रह गया। जी, मतलब टाइपिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है विद्यार्थी। देखिए इस तरह से बता रहे कि सीएचएसएल उन्होंने मेंस क्लियर कर लिया, लेकिन टाइपिंग पास नहीं होने की वजह से सिलेक्शन से दूर हो गए। इसी तरह से सीजीएल के एग्जाम में भी आपको पता होगा कि आपका जो टियर 2 होता है उसके साथ आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है, तो टाइपिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का। चलिए तो बताइए, इसके बाद आपने सीजीएल का अटेम्प्ट नहीं दिया कभी?
सर सीजल का अटेम्प्ट मैंने दिया था। हाँ। और उसमें भी सर मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि मैं कट ऑफ से ज्यादा दूर तो नहीं सफल हुआ, उसमें भी 2-3 नंबर से रहा था, लेकिन कंप्यूटर में सर मैं ना फेल हो गया। ओके। तो मतलब जो चीज मेरी गलती CHSL में हुई थी सर, वही सीजीएल में हुई, क्योंकि नया नया पैटर्न लागू हुआ था और उसमें कंप्यूटर में था कि है ना कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, हम कट ऑफ के भरोसे रह गए, तो कट ऑफ हमने क्लियर कर ली, लेकिन उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ और जाती है, तो सर उसमें मैं कंप्यूटर में 1 नंबर से रह गया। तो मैं स्टूडेंट्स को ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आप कंप्यूटर को भी उतना ही महत्व दें जितना आप टाइपिंग को दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स है जो आपको सिलेक्शन से दूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको पता है कि इस बार का भी जो कंप्यूटर का पेपर था ना, बड़ा टिपिकल पेपर था। नॉर्मली कोई विद्यार्थी इस बार कंप्यूटर में फेल हुए, और योगेश भी बता रहा है कि भाई मैं भी कंप्यूटर में फेल हुआ हूं, तो कंप्यूटर के इंपॉर्टेंस को आप समझना है। मतलब कंप्यूटर विद्यार्थी क्वालिफाइंग नेचर का समझ के उसको अवॉइड कर लेता है, उसको अवॉइड नहीं करना है, ट्राई करना है कि कंप्यूटर भी साथ में पढ़ते रहिए, क्योंकि सीजीएल में और CHSL में आपके मेंस का एग्जाम में रखा जाता है, और वो पासिंग नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कंप्यूटर से आप रह गए, इस कारण आपका सिलेक्शन वहां नहीं हो पाया। यस सर। चलिए, कोई हम बात करते हैं हमारा जो कोर सब्जेक्ट्स हैं। जैसे आपको पता है SSC में 4 मेजर सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। हम एक एक सब्जेक्ट से आपसे बात करना चाहेंगे कि आपने उसके लिए क्या प्रॉपर प्लानिंग की थी और कैसे आपने पढ़ा। सबसे पहले हम बात आपसे करूंगा मैथ्स की। चलिए। सर मैथ्स के लिए मैंने ना दागर कॉन्सेप्ट से किया था और आपसे ही मैथ्स पढ़ा था सबसे पहले। जी जी। तो मैथ्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप पहले सबसे पहले कोई भी एक ना टीचर को फॉलो करें या एक कोचिंग को फॉलो करें। उन्हीं ने जितना पढ़ा रहा है आप उनको पढ़िए। आप YouTube की भीड़ में ना जाइए कि मैंने आज एक टॉपिक यहाँ से कर लिया है, दूसरा टॉपिक यहाँ से कर लिया। इससे क्या सर आप ना पूरा अपना सिलेबस नहीं कर पाएंगे। जी जी। आप क्या भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे कि आज इस टीचर का एक मैंने शॉर्ट वीडियो देख लिया, ये अच्छा लगा, अब मैं सारे सर इसके वीडियो देखूंगा। फिर दूसरे आपके पास कोई रील आ गई, आपने उसको देखा, आपको स्क्रॉल करने लगे, तो इससे क्या आपका सर सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं हो पाएगा और आप भीड़ में इधर भटक जाएंगे। आपको किसी भी एक टीचर पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, उसका पूरा आपको कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद आप मैं चाहूंगा कि आपको लगता है कि अब भी मेरे कुछ डाउट्स है, तो आप कोई 1-2 दूसरे टीचर्स का देखना चाहो तो देख सकते हैं, बट आपको लेकिन एक टीचर पे विश्वास करना पड़ेगा और उसका पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। जी देखिए, कंटेंट को लिमिटेड बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, ठीक है ना। कंटेंट अगर लिमिटेड बना के रखेंगे उसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपके चांस बहुत ज्यादा होंगे। हाँ, क्योंकि वो ना सर यूट्यूब में तो इतने कंटेंट है कि हमें ना पूरा अपना टाइम अगर खाली मैथ्स को ही दे देना तो भी पूरा ना हो। जी बिल्कुल सही। तो क्योंकि हमें पता है कि प्रीवियस ईयर ज्यादा मायने रखता है SSC सीजीएल में, तो हमको सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स पे फोकस करना चाहिए। हमको लगता है कि हम प्रीवियस ईयर्स में मास्टर हो गए हैं, तब जाके हमें एडिशनल चीजें जानी चाहिए। लेकिन जब तक हमारी प्रीवियस ईयर्स में मास्टर नहीं है तो मैं प्रीफर नहीं करूंगा कि आप अलग अलग बुक्स पढ़े या अलग अलग टीचर्स को फॉलो करें। आप पहले आपको बेसिक्स आना चाहिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड था वो क्या था? सर मेरे PCM था। ओके, 12th के अंदर 12th में PCM था। और आपने ग्रेजुएशन किस में किया है? सर ग्रेजुएशन BSc किया है। BSc PCM में किया है। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, जब आपका जब मैथ्स सब्जेक्ट था तो क्या आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम लगी? इसमें कोई ऐसा लगा मैथ्स की टिपिकल मैथ्स हमारे लिए था? सर जैसे देखा जाए तो इसमें 10th लेवल के आता है। टिपिकल तब हो जाता है कि जब हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते। हमने एक टॉपिक किया, उसके 50-100 क्वेश्चन किए और हम सोचते हैं कि हमारे को टॉपिक पूरा आ जाना चाहिए। जी जी। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर एक टॉपिक कोई कर रहे हैं तो उसका कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन आपके निकलने चाहिए। तब जाके आप उस क्वेश्चन उस टॉपिक में पर्टिकुलर में आपको लगता है कि हाँ मैं अब इसमें इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो इस टॉपिक से तो मेरे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और हम सोचते हैं कि 50 क्वेश्चन कर लिया, अब मैं दूसरे टॉपिक पे चला जाऊं, या हमने उसके सारे टाइप क्लियर नहीं किए उस पर चला जाऊं। तो वो चीज सर रखती है मायने कि हमें एक टॉपिक पे कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन करने चाहिए। मतलब सिलेक्शन में PYQ का बड़ा रोल रहने वाला है, ये तो कंफर्म है। यस सर। जी। आपके लिए अर्थमेटिक और एडवांस में आपकी क्या अप्रोच थी? अर्थमेटिक कैसे पढ़ा और एडवांस कैसे पढ़ा आपने? सर जैसे मैथ्स अर्थमेटिक एडवांस है, तो एडवांस मैथ्स में सर मैं ये कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि आप एडवांस मैथ्स में आपको जितने ज्यादा थ्योरम और आपके फॉर्मूले रिमेंबर रहेंगे ना, उतनी आपकी एडवांस मैथ्स अच्छी होती जाएगी। क्योंकि उसमें एडवांस मैथ्स में टोटल जो देखा जाए सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें आपके जैसे आपने बोले तो अपन ज्योमेट्री हो गई, ज्योमेट्री के अंदर सर्कल हो गया, इसमें टोटल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आपको थ्योरम ही याद नहीं रहेगा तो आप उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे? जी बिल्कुल। तो एडवांस मैथ्स के तो मैं ये कहना चाहूंगा आप थ्योरी और फॉर्मूला को जितना आपको अच्छा याद हो, आप उतना अच्छा आपको उसमें क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे और उतना आपके लिए वो इजीली होता जाएगा। जी बिल्कुल। जैसे हनुमान चालीसा अपन याद रखते हैं, वैसे ही अब मैं तो ये कहूंगा कि आप नोट्स को बार बार रिवाइज करें। अगर थ्योरम बार बार रिवाइज करोगे तो आपके लिए स्पीड बहुत बढ़िया हो पाएगा। क्योंकि अपन जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपन देखते हैं ना, तो सर अपन को थ्योरम याद रहता है तो अपन उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाते हैं। जब अपन को थ्योरम ही नहीं याद रहेगा तो अपन उसको अटेम्प्ट ही कैसे करेंगे? जी बिल्कुल। वैसे आपको पता है कि इस बार SSC ने अपना नया एक फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया है कि मैथ्स के प्रश्नों को
15 मिनट में अप्रोच करना बिल्कुल है। बिल्कुल, जिससे मैंने भी सर देखा था कि अपने सीपीयू में भी ये लागू हुआ है और सिलेक्शन पोस्ट में भी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीजल में भी लागू हो सकता है। जी जी। तो इसमें सर अर्थमेटिक काफी रोल प्ले करेगी, क्योंकि कैलकुलेशन तो जैसे मैं भी सर करता था, जब मैं कैलकुलेशन की लगभग मैं आपको सब स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि आप 10 मिनट निकालें। हम अपने 7-8 घंटे की जनरल पढ़ाई करते हैं, उसमें हम सिर्फ 10 मिनट नहीं निकाल पाते कैलकुलेशन के लिए, और वही कैलकुलेशन जो होता है वो हमारी स्पीड बढ़ाता है, क्योंकि अर्थमेटिक टोटल स्पीड का काम है, एडवांस मैथ्स फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया। तो आप 10 मिनट निकालिए आपकी स्टडी में, जिसमें आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए, वर्बली करने की कोशिश कीजिए। आपको स्क्वायर रूट स्क्वायर याद होने चाहिए, एटलीस्ट 50 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब 30 तक याद होने चाहिए, टेबल आपको 30 तक याद होनी चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें लेकिन हमारी कैलकुलेशन को धीमे धीमे ऐसा बूस्ट अप कर देती है कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तो हमारा हाथ उतना स्पीड से चलता है। जी बिल्कुल। अब हमारी जर्नी में जो है कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि 15 मिनट के पेपर में अगर मैं 25 प्रश्न अटेम्प्ट करने, तो मैथ्स जो है ना सिलेक्शन में एक बहुत मुख्य मतलब जो है ना रोल निभाने वाला है। इसलिए ध्यान रखना, कैलकुलेशन को डेली प्रैक्टिस करिए। अगर आप कैलकुलेशन डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल सफलता मिलने वाली है, कंफर्म होने वाला है। जिस आपने फिर मैथ्स के जैसे एक टॉपिक खत्म किया, जैसे परसेंटेज पढ़ा, उसके बाद आपकी क्या प्लानिंग रहती थी? सर जैसा मैंने क्लास में आपसे सारे जैसे टॉपिक्स पढ़ लिए, मतलब जैसे परसेंटेज पढ़ा, तो परसेंटेज की जो कोचिंग से शीट मिलती थी उसको कर लिया, और उसके बाद में जो पीवाईक्यू की आजकल बुक्स अलग से आ जाती है जिसमें सारे एग्जाम्स के जो पीवाईक्यू चाहे सीएचएसएल हो अपने सीपी हो, तो उसके बाद में सर पीवाईक्यू को प्रीवियस क्वेश्चंस को मैं मिला लेता था। तो उससे सर पीवाईक्यू में एग्जाम का एक्चुअल पैटर्न भी मुझे पता पड़ जाता था कि अपन क्या पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जाम में क्या आ रहा है, तो हम दोनों को आपस में कंपेयर कर पाते थे। जी जी। तो मतलब मैथ्स में आपने अटेम्प्ट किया, आपका क्या स्कोर था मैथ्स में सीएचएसएल के मेंस के एग्जाम में, कुछ याद हो? सीएचएसएल में एग्जैक्ट तो याद नहीं है सर, लगभग मेरे हिसाब से 44 के आसपास। ओके, मतलब इनके नंबर जो 44 के समथिंग नंबर मैथ्स में थे। सर हम बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट रीजनिंग की। रीजनिंग की तैयारी आपने कैसे करी? सर देखा जाए तो सारे एग्जाम्स को हम देखें, चाहे बैंक का हो, रेलवे का हो या अदर एग्जाम भी हो, तो उसमें सबसे जो इजी आती है वो रीजनिंग एसएससी की होती है। जी बिल्कुल। तो एसएससी रीजनिंग में मैं कहना चाहूंगा कि आप कोई भी जिस भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं, एक बार आप उसको पढ़ लीजिए, और उसके बाद में आप जो मॉक लगाते हैं, मॉक से आपकी तैयारी रीजनिंग की हो जाती है। अगर मैं 1-2 टॉपिक्स छोड़ दूं, जैसे सिलोजिज्म हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, कथन कारण हो गया, इसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पीछे से अभी ऐड हुए सब्जेक्ट, ये पहले टॉपिक्स नहीं थे। तो इनमें आप थोड़ा क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, क्योंकि इनके ये 2-3 टॉपिक ऐसे है कि आप इनमें जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे ना, उतना आपको इनका पता पड़ता जाएगा कि किस तरीके से हमें आंसर देने हैं। तो आप पीवाईक्यू कर सकते हैं, और बाकी तो लगभग मॉक से रीजनिंग की तैयारी हो जाती है। मतलब मॉक सफिशिएंट है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए अगर आप डेली आधा घंटा मॉक कर देते हो, तो मुझे लगता है आपको और कुछ नहीं पढ़ना, एक बार कोर्स करने के बाद, कोर्स होने के बाद मॉक देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूँ, क्योंकि सर स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि जैसे फर्स्ट दिन उसने तैयारी करी है, सप्ताह 10 दिन पढ़ा है, उसके बाद वो मॉक देने लग जाता है। तो मैं नहीं कहूंगा, कभी स्टूडेंट को मैं ये नहीं राय देना चाहूंगा कि आप जब तक 50% सिलेबस ना कर ले, आप मॉक की तरफ ना जाए, क्योंकि जब आप मॉक पे जाएंगे, आपका स्कोर फर्स्ट टाइम दे रहे 60-70 आएगा, तो आपको डिमोटिवेट करता है। तो आप जब तक आपने कुछ सिलेबस किया ही नहीं है, तो उसको मॉक देने का कोई सेंस नहीं आता है। ना तो आपकी स्पीड आएगी, ना आपको एग्जाम का पता पड़ेगा कि मैंने क्या पढ़ा है और मैं डायरेक्ट मॉक देने बैठ गया हूँ। तो इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इनिशियल स्टेज पे। जी बिल्कुल दोस्तों, हम वैसे क्लास में हमेशा बताते हैं आपको कि जब तक आपका 50% सिलेबस पूरा नहीं हो, आपको मॉक कभी अटेम्प्ट नहीं करना है। हम हमेशा विद्यार्थियों को वैसे बताते भी है कि 50% से पहले मॉक दे देना है, 50% सिलेबस पूरा हो जाए आप तब मॉक की ओर जाइए, और उससे पहले आप टॉपिक टेस्ट पे चले जाइए। जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होते ही आप टॉपिक टेस्ट लगा दीजिए। जी, अब मैं बात करता हूं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश सब्जेक्ट आपने कैसे प्रिपेयर किया? सर इंग्लिश में जैसे मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं इंग्लिश में भी, एक तो हो गया वोकैब वाला और एक हो गया ग्रामर वाला। तो ग्रामर के लिए सर जैसे कोचिंग की शीट हो जाती है वो हो गया, और इसके अलावा सर प्लिंथ ऑफ पैरामाउंट जो लगभग एसएससी के सारे स्टूडेंट उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि ग्रामर के लिए आपको रूल है। आप एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ग्रामर के रूल में सर खाली रूल याद करने से कुछ नहीं होता। रूल सब स्टूडेंट रट लेते हैं, याद लेते, इंप्लीमेंटेशन उसका नहीं कर पाते, क्योंकि हमें रूल सारे याद है लेकिन हम उसमें एरर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए भी है कि ना आप ना पीवाईक्यू के आप सेट लगाइए, आप में मॉक ना लगाइए, आप सेक्शन लगाइए। आपने मान लिया नाउन का चैप्टर पढ़ लिया, तो अब नाउन से रिलेटेड जितने एरर है, जितने सब्स्टिट्यूशन है, तो आप उसको कीजिए। एक टॉपिक आपने रूल पढ़ा, उसका आपने सेक्शनल मॉक लगा लिया, या आजकल ऐसे काफी मार्केट में काफी बुक्स भी है जो प्रीवियस पर्टिकुलर टॉपिक की मिल जाती है। तो एक एक टॉपिक कीजिए आप। इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रूल सबको याद होते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज मैं कहूंगा कि इंग्लिश में ऐसा करें। और सेकंड पोर्शन आता है वोकैब का। वोकैब तो सर है ना अथाह सागर है, कोई इसको पूरा कर नहीं पाता। और जहां तक हमने एसएससी का पेपर हमने क्लियर किया और दिया है, तो सर ये रहता है कि उसमें ज्यादातर 80% से 90% सर प्रीवियस ईयर्स की ही वोकैब आती है, चाहे वो इडियम्स हो, चाहे सिनोनिम हो, चाहे एंटोनिम्स हो, चाहे इडियम्स हो।
तो आप सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप है ना टोटल पहले प्रीवियस ईयर्स पे फोकस करें इंग्लिश की वॉकैब के लिए, अलग से ना जाए कि आप बहुत ज्यादा वॉकैब हार्ड पढ़ रहे हैं। एसएससी टोटल ही है जो पूरा प्रीवियस ईयर्स पे पूछता है लगभग वॉकैब्स के लिए। वो थोड़ा बहुत ग्रामर में जरूर रूल वही रहते हैं, उसमें वो आपको सेंटेंस चेंज कर देते हैं, लेकिन आपका जो मेन टॉपिक है जो आप उसमें थ्योरम पढ़ रहे हैं वो सारा वही रहने वाला है। जी बिल्कुल सर। वॉकैब का पोर्शन जो होता है एसएससी में पूरा रिपीटेशन होता है, मतलब पूरा आपको पीवाईक्यू को फोकस करना होता है। लास्ट ईयर के 5 साल में पूछे गए अगर सब वॉकैब पढ़ लिया जाए तो मुझे लगता है आपके 80-90% वॉकैब आराम से कवर। और सर जो नई भी आती है तो सबके लिए नया होता है, बिल्कुल। तो वो चीज होता भी नहीं, जिसकी बहुत अच्छी इंग्लिश है तो वो उस पर अटेम्प्ट कर पाता है। और जनरली देखा जाए तो 90% स्टूडेंट्स का जो है इंग्लिश थोड़ा नॉर्मल रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वॉकैब की इंपोर्टेंस ज्यादा। हाँ। और ये जो आपने ग्रामर का बताया, ग्रामर में आपको एक बुक्स को बार बार रिवाइज और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी। रूल सब याद कर लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। जी जी। इसके अलावा मैं बात करूं जीके के पोर्शंस की, कैसे आपने जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को पढ़ा? पहले हम बात करते हैं जीके की। हाँ सर, जैसे मैं कहना चाहूंगा तो जीके मेरा इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जीके का स्कोर ये था कि जैसे हमारे टाइम पैटर्न में ये था कि जीके को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, क्योंकि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में अपन स्कोर कर लेते थे और जीके में ठीक ठाक 20-25 मार्क्स ले आए तो आप सिलेक्शन के दरवाजे पे पहुंच जाते थे। फिर भी जीके के लिए, एसएससी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि लूसेंट जो सर सफिशिएंट है। ओके, आपने लूसेंट पढ़ी, उसको 2-3 बार पढ़ी, आप अलग अलग बुक्स पे ना जाए, लूसेंट सफिशिएंट है, उसको आप बार बार पढ़े। उसके क्वेश्चंस आपने एक वही टॉपिक किया, उसके बाद में आपने उसके पीवाईक्यू लगा लिए, तो वो चीज काफी हेल्पफुल रहती है। जी, मतलब आपको एक बुक्स पे डिपेंड रहना चाहिए। बिल्कुल। और अभी जो लेटेस्ट पीवाईक्यू चलते हैं उसको बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। हाँ, पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। और सर अभी पिछले सर 1-2 साल से अभी जीके का पैटर्न चेंज हुआ है, तो पहले क्या था सर अपन ऑप्शन एलिमिनेट करके जीके को कर लेते थे, बट आजकल सर 1 लाइनर 2 लाइनर आने लगे। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि लूसेंट तो भी सफिशिएंट है, लेकिन बट लूसेंट की आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए कि आपने जो आपको मेजर टॉपिक लगता है कि कहां से आ रहा है। जैसे अपन ने असहयोग आंदोलन ले लिया, अब हमको पता है कि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, लेकिन किसने कराया, किस कारण से हुआ, तो ये चीज अब आजकल पूछने लग गए। उसको 2 लाइन में देंगे, जब तक हमको पूरा असहयोग आंदोलन याद नहीं होगा तो हम उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, मतलब थोड़ा डेप्थ लेवल का जीके पढ़ना जरूरी है और फोकस करना पड़ेगा आपको बेसिक बुक्स पे। उनको अगर बार बार रिवाइज करते हुए जाओगे तो आपके लिए सही रहेगा। करंट अफेयर्स आपने कैसे पढ़ा? सर करंट अफेयर्स के लिए जैसे क्रोनोलॉजी आती थी उसको कर लेते थे, और उसके बाद में न्यूज़पेपर तो सर डेली पढ़ते थे, तो उसमें से करंट की न्यूज पता पड़ जाती थी। और इसके लिए जैसे करंट अफेयर्स में सर एक चीज ये और करता था, जैसे अपने कोई नियुक्तियां हुई है तो हर महीने अलग अलग नियुक्ति होती थी, तो सर हम याद नहीं कर पाते थे। तो कोई नियुक्ति हुई तो हम उसको एक ही साइड में, एक ही साथ में लिख देते थे, तो उसको कंपेयर कर देते थे, इस डिपार्टमेंट में ये लगा है, इस डिपार्टमेंट में ये लगा है, तो सारी वो एक साथ में आ जाती। इसी तरह से कोई स्कीम होती थी करंट की, तो सारी स्कीम्स को एक साथ में लिख देते थे, ये स्टेट, इस स्टेट की ये स्कीम है, तो आपस में सर कंपेरिजन करके याद भी हो पाता था कि ये स्कीम इस स्टेट की और ये स्कीम इस स्टेट की। जी जी, तो सर उनको आपस में एनालिसिस हो जाता था। जी, आप अपनी तैयारी से कितने सेटिस्फाइड थे जब आपका सिलेक्शन हुआ? सर ये कहते हैं ना कि सर फर्स्ट टाइम में सफलता बहुत किस्मत वालों को ही मिलती है। जी जी। तो इसमें सर मेरा भी ये था कि तैयारी करी थी, फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, सीजन में भी कुछ नंबर से रह गया, कुछ कंप्यूटर्स में भी रह गया था। तो सर उसके बाद में मैंने ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि मेरी AIRR 46 रैंक होगी, लेकिन मैं अपने पेपर जब मैं देके आया था मैं सेटिस्फाई था कि अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा, अगर मेरी टाइपिंग में ना रुकूं तो सर। जी जी। तो क्योंकि मैंने टाइपिंग अब की बार काफी फोकस किया था सर। जी बिल्कुल सही है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि तैयारी छोड़ देनी चाहिए, या आपको लगा कि इसे मेरा तो नहीं हो पाएगा? सर वो कहते हैं ना कि जब थोड़े नंबर से रहते तो ज्यादा दुख होता है, अगर ये मैं ज्यादा नंबर से रुकता तो मुझे दुख नहीं होता। ऐसे ही हुआ था जब मैंने कहा था सीजन में सर मेरा कुछ नंबर से नहीं हो पाया था, तो सर से यही गॉड से ये प्रार्थना की सर ज्यादा नंबर से नहीं होता तो ज्यादा दुख नहीं होता, जब कम नंबर से छूटते हैं तो ज्यादा दुख होता है। तो उस टाइम ऐसा लगा कि शायद हमारे लिए सीजन नहीं है, बट घर में सब जो था, घर वाले मोटिवेट करते थे कि नहीं आप करो, लगे रहो, कंटिन्यूटी मायने रखती है। कंपटीशन एग्जाम में धीरज सबसे बड़ा मायने पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि आप में कितना पेशेंस है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम आपका चेक करता है। जी बिल्कुल। आपके परिवार में जो आपके भाई बहन है वो भी आप जॉब में है? बिल्कुल सर। हाँ, तो उनके बारे में कुछ बताइए। सर मेरे परिवार में सबसे बड़े मोटिवेशन कह सकते हैं, क्योंकि मेरे भैया है वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, दोनों सिस्टर है वो भी गवर्नमेंट जॉब में, तो वो उनसे लिए मोटिवेशन हमको मिलता रहता था कि जब मेरे तीनों भाई बहन लगे तो मेरे को भी लगना है। कहीं डिमोटिवेट होते थे तो फिर उनको देखते थे कि आज वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे, तो कहीं ना कहीं मेहनत करते रहेंगे तो जरूर लगेगी। और एक वो दिन आया कि सर फिर मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हुआ और हमारे चारों भाई बहन जो सर हम गवर्नमेंट जॉब में। जी बिल्कुल सही। वैसे आजकल बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, वो उस सिलेक्शन को रोक रहा है, उसको बहुत बाधित कर रहा है। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जैसे आप वर्तमान में है, कोई भी, मैं नहीं कहूंगा कि आप पूरा सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, कोई पॉसिबल नहीं है। आप एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कीजिए
कि मैं ना 6 से 7 सोशल मीडिया चलाऊंगा तो 6 से 7 चलाऊंगा, दिन में आधा घंटा चलाऊंगा तो आधा, किसी भी चीज का फिक्स बाउंडेशन कर दीजिए। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट आया, उसने फटाक से यूट्यूब पे डाला और जो डाउट देखने लगे उतने में दूसरी रील आ गई। आपको डाउट्स आ रहा है, पर्टिकुलर आप 3-4 डाउट इकट्ठे कीजिए, एक टाइम फिक्स कीजिए कि मैं उस पर यूट्यूब पे जाके देखूंगा या अपने सर से डिस्कस करूंगा, उस चीज के लिए आप प्रेफर कीजिए। मतलब हर चीज का एक सर फिक्स टाइम होना चाहिए। मैंने अगर मैथ्स के लिए फिक्स दिया तो फिक्स टाइम, मोबाइल चलाने के टाइम दिया तो फिक्स टाइम, वरना सर इतनी रील है, इतने सारे, चाहे मैं ये नहीं कहता कि आप रील दूसरी अदर चीजेस के लिए देख रहे, टीचर्स के वीडियो में भी इतने रील में हम इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं कि टीचर्स का आजकल क्या चल रहा है वो देख रहे हैं, हमारी स्टडीज हम बिल्कुल हट जाते हैं। तो एक हर चीज के टाइम फिक्स करें और जो टाइम के साथ अपडेट भी रहिए, आप सोशल मीडिया पे भी रहिए, तो आपका बैलेंस लाइफ होना बहुत जरूरी है। इररिलेवेंट कंटेंट बहुत सारा आपको मिल जाता है सोशल मीडिया पे, जिससे व्यक्ति को डिस्ट्रक्शन हो जाता है और वो फिर उसको लगता है कि मेरा तो नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल सही। तो आप किस तरह से पढ़ते थे, मतलब आपके पढ़ने का क्या रूटीन होता था, शेड्यूल क्या होता था? सर जैसे कईयों का अलग अलग होता है, तो सर मैं अर्ली मॉर्निंग उठता था जी, तो 5-5:30 बजे के आसपास में उठ जाता था और उस टाइम में 1-2 घंटे के अंदर उसके अंदर वॉकअप पढ़ता था इंग्लिश की, और 7-7:30 के आसपास फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेता था, टी ब्रेक वगैरह, और मैं मूक देता था 8 बजे के आसपास मॉर्निंग में, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है तो उस टाइम थोड़ा आपकी स्पीड भी चेक हो जाती थी, आपका कोई प्रिपरेशन नहीं रहता था दिन भर की पढ़ाई का, तो सुबह सुबह मॉक दे देता था। तो लगभग 8 से 9 बजे तक मैं मॉक, 9-9:30 बजे आसपास 1 घंटा मॉक दे देता था। मॉक देने के बाद तुरंत मैं एनालिसिस करता था, क्योंकि सर ऐसा होता है ना कि मॉक हम दे देते उसका एनालिसिस नहीं करते तो मॉक वहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपने मॉक दिया और उसका एनालिसिस नहीं किया तो आपको उस मॉक दिया हुआ कोई सेंस नहीं है। जी बिल्कुल। तो जितना मॉक का प्रेफरेंस है उससे ज्यादा एनालिसिस का उसके अंदर ज्यादा रोल रहता है। तो एनालिसिस भी मैं कहूंगा कि स्टूडेंट्स को, मेरे कई सर फ्रेंड्स थे वो कहते थे हम तो एनालिसिस आधे घंटे में कर लेते थे, और सर मेरा ये राह है, मैंने कभी 1-1.5-2 घंटे से पहले मेरा एनालिसिस नहीं हो पाता था मॉक का, क्योंकि सर मेरा ये रहता था कि मैं जब मॉक देता था, जो मैंने अटेम्प्ट किया है उनको भी मैं एनालिसिस में वापस देखता था कि मैंने किसी में टाइम ज्यादा तो नहीं दे दिया, या बहुत ज्यादा हो गया तो उसका वापस कोई अच्छा अलग ट्रिक हो जाए या उससे शॉर्ट में कर लूं, तो इसमें मुझे काफी टाइम लग जाता था। और कई बार सर ऐसे मॉक में होता है इररिलेवेंट क्वेश्चन भी काफी आ जाते थे, तो उन इररिलेवेंट क्वेश्चन को हमको फोकस नहीं करना है, हमें देखना है हमारा एसएससी किस लेवल तक पहुंच रहा है, या हमारे कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एसएससी के रिगार्डिंग पूछ सकते, तो उसको नोट डाउन कर लेते थे। तो एनालिसिस में इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता था। जी, मतलब ये मॉक जो है आप एनालिसिस जो करते थे उससे आपको जो आपकी वीकनेस होती थी, कमियां होती थी, उसका पता लगा के उनको नोट डाउन करते थे। बिल्कुल सर, ना मॉक का यही रोल है। मॉक से आप ना सीख पढ़ नहीं सकते, आपको उसको सीखना है, आपकी स्पीड के लिए है वो, आप कंपटीशन में कहां पर है उसके लिए है, आपको प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर कैसे हैंडल करना है उस चीज के लिए मॉक है। आप सोचिए खाली मैं मॉक देख देख के सीख लूंगा तो आप नहीं सीख सकते। बिल्कुल, मॉक आपके नॉलेज को नहीं बढ़ाता है, मॉक आपके सिर्फ पेपर के लेवल के प्रेशर को कम करता है। इसलिए ध्यान रखिए, मॉक की इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, और सिर्फ मॉक देना ही नहीं होता है, मॉक को प्रॉपर एनालिसिस भी करना होता है। जो प्रश्न आपने ऐसे तुक्के लगा के अटेम्प्ट कर दिया तो उसको भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि सर हम इसको इग्नोर कर देते। कई बार ऐसा होता है कि सर कोई एग्जाम में होता है क्वेश्चन, हम एक बार में अटेम्प्ट कर लेते हैं, अगर सेम क्वेश्चन अगर दूसरे मॉक में आ जाएगा तो हमारे से नहीं होता है। तो वो चीज एनालिसिस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमने वो क्वेश्चन देखा, क्योंकि एग्जाम में सर माइंड अलग तरीके से काम करता है। कई बार वो क्वेश्चन होता है हमारे एग्जाम में हो गया, हम वापस आके घर पे देखते तो हमारे से नहीं होता है। तो वो चीज मतलब हमारे साथ वो मेन एग्जाम में गलती ना हो, तो इसलिए जो अटेम्प्ट हो गए थे क्वेश्चन सर उनको भी मैं एक बार देता था, लेकिन ओवरव्यू देता था कि हाँ भाई मैंने इसको सही किया है क्या, ज्यादा टाइम नहीं दिया, इसको कम दिया, तो इसको नॉर्मल से व्यू में देख लिया, और अब फिर आगे जो हमने नहीं अटेम्प्ट किया उस पर ज्यादा फोकस करते थे। जी, जैसे अभी एसएससी एग्जाम में प्री और मेंस 2 फेज होते हैं, तो आपने मेंस के लिए कुछ अलग से तैयारी करी है? सर मेंस के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए तो मैं, एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए तो मैं कहूंगा कि प्री और मेंस जैसा अलग कुछ है नहीं, क्योंकि पूरा सिलेबस एक ही है। जो एसएससी में जैसे प्री में जो 25-25-25 चारों क्वेश्चन थे, पहले सर इससे पहले वाले में जरूर होता था कि सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आती थी, लेकिन अब चारों को एक ही तरह से सेम वेटेज की तरफ पेश कर दिया, तो हम जीके को इग्नोर नहीं कर सकते, रीजनिंग को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सब नंबर के 3 नंबर है, सेम मार्क्स है, तो हम बिल्कुल अब हमें सारे टॉपिक्स को अलग अलग, हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट आउट ये करना चाहूंगा सर, आपका कोई भी एक सब्जेक्ट को आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये मेरा परफेक्ट है जी, इसमें मतलब मैंने अपना टाइम बचाया, और बचा हुआ ये टाइम मैं दूसरे सब्जेक्ट्स को दे दूंगा। जैसे मेरा मैथ्स था, तो मैथ्स में सर मेरा ये रहता था कि मैंने यहाँ पे अपने मान लीजिए 20-25 मिनट में कर लिया, अगर ये 5 मिनट बचा है तो मैं 5 मिनट मेरे इंग्लिश में दे दूंगा, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, कॉम्प्रिहेंशन में टाइम लग जाता था। तो एक सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश अच्छा हो, चाहे वो मैथ्स अच्छी हो, चाहे वो रीजनिंग अच्छी हो, तो एक टॉपिक पे मतलब एक सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट आपको मतलब बहुत अच्छा बनाना चाहिए, और उसको कम टाइम अटेम्प्ट करना चाहिए, जो उसका हम टाइम दूसरे को दे यूज कर सके। हालांकि अब तो सेक्शनल टाइम आने की वजह से ये चीज तो मतलब चेंज हो जाएगी, बिल्कुल, लेकिन अब तो स्पीड का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। सही है।
तो चलिए, अपन जब तैयारी करते थे, जब आपको लगता था कि आप डिमोटिवेट होते हो, तो आप किससे बात करना पसंद करते थे? सर मैं मेरी माता जी से बात करना पसंद करता था, क्योंकि मेरी मम्मी सबसे बड़ा मोटिवेशन है। वो हमेशा मुझे बोलती थी आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। जी बिल्कुल। आपको खुद पे अगर विश्वास है, आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, तो अगर आपके सराउंडिंग को अगर आप नहीं कर सकते हो तो भी आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और वो कहते थे कि आप लगे रहिए, किसी चीज पे आप लगे रहेंगे ना, तो आप आज नहीं कल नहीं, चाहे उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन सर आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल। जैसे अभी एसएससी के नए विद्यार्थी आने वाले हैं, बिगिनर जो होते हैं, बिल्कुल, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? सो बिगिनर्स को मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले आप कोई भी एक कोचिंग संस्थान, अगर आप जोधपुर के आसपास है तो डॉक्टर कॉन्सेप्ट एसएससी के लिए हाई है, जहां पे भी आपकी सुविधा हो आप वहां आइए। सबसे पहले एक कोचिंग पे आप विश्वास कीजिए, आप इधर उधर ना भटके, अच्छे से आप, क्योंकि आपको तैयारी करने से पहले आपको सबसे पहले कोचिंग आप कौन सा प्रेफर कर रहे हैं वो काफी मायने रखता है। जी बिल्कुल। क्योंकि आप जिनसे सीखना जा रहे हैं, अगर वो आपको गलत सिखा दे या आप उस लेवल तक का ना सिखाए, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक इनिशियल स्टेज पे ही हो जाती है। जी बिल्कुल। तो वहां पे आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप ये करने के बाद में आपको ये करना है कि अपनी स्टडी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे एसएससी के, क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी ऐसा सिलेबस है कि आप एसएससी के साथ में आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में भी उसमें कर सकते हो। उसमें रेलवे हो गया, उसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश हर एग्जाम में आती है। तो एसएससी ऐसा एग्जाम है जिसकी इसकी तरीके से आप एडिशनल काफी दे सकते हैं। एसएससी खुद के इतने सारे एग्जाम होते हैं, एसएससी एचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, और एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सिलेक्शन पोस्ट। तो और ये भी कि सर जीडी भी हो गया, और एनुअल हर ईयरली इनकी वैकेंसी आ रही है। थोड़ा डिले हो जाता है, बट पिछले 3-4 साल से तो सर टाइम पे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप ये क्या है, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एसएससी के लिए गाइड कर देता हूँ कि आप अपनी स्टडी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। सबसे पहले मैथ्स हो गया, उसके लिए आप टाइम फिक्स कीजिए। रीजनिंग के लिए फिक्स कीजिए। रीजनिंग आप अवॉइड कर भी सकते हैं, क्योंकि उसमें जैसे मान लिया अपनी स्टडी में आप उसमें आधा घंटा भी दे दे या 1 घंटा भी दे दे, तो उसमें रीजनिंग आपकी कवर हो सकती है। और आपको मेनली जो फोकस करना है सर, एक जीके हो गया, मैथ्स हो गया और इंग्लिश हो गया, क्योंकि ये मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अब है ना, जीके को इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब प्री भले ही क्वालिफाई हो, लेकिन मेंस में वो एज इट इज 3 नंबर का रोल प्ले कर रहा है और 25 नंबर का है। तो उससे आपसे 75 नंबर काफी बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश हर कोई कर लेता है। थोड़ा जीके में हम अवॉइड कर देते हैं या आलस कर देते हैं उस चीज को। तो आप अगर बिगनर्स है तो आपको सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। जी, कोई बिगिनर्स अगर आपके सामने बैठा है जो नॉन एकेडमिक मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, जिसका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहोगे? सर मैं उसको कहूंगा, देखिए 10th लेवल तक तो मैथ्स सबने कर रखी है। अब अगर मान लीजिए अगर मैं मैथ्स का हूं, तो मैं उस चीज को जल्दी कैचअप करूंगा। और अगर कोई नॉन बैकग्राउंड से है, अगर मैं एक बार में कर रहा हूं तो वो 3 बार में तो कर ही पाएगा ना, क्योंकि सर 10th लेवल की है, इसमें कोई 11th 12th जैसी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला जैसे कोई सवाल है नहीं। तो अगर कोई नॉन बैकग्राउंड से है तो आपको मेरे से थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें कुछ रॉकेट साइंस जैसा चीज नहीं है। लेकिन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा उस पर क्वेश्चंस लगाएंगे, जितना फोकस होकर आप स्टडी करेंगे, तो इजी हो जाएगा। जी बिल्कुल। मतलब आपका एकेडमिक का कोई रोल नहीं रहता है इस एग्जाम में। ये कंपटीशन का एग्जाम है, जहां आप निरंतरता रखोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली नई चीज सीखोगे, तो आपके लिए इजी रहेगा। वरना आप भले कितने मेहनत करोगे, आपको कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। चलिए जी, तो अगर मैं आपसे और बात करूं और मैं किसी से पूछूं, जैसे आपको पता है, आप विद्यार्थी को बता दीजिए, कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। बिल्कुल सर, कंप्यूटर का जैसे है ना, आप पहले बेसिक आप तैयार कीजिए। जैसे बेसिक्स जो हो गए, कंप्यूटर्स के बुक्स आती है काफी सारी मार्केट में। उसके बाद आप PYQ पे जाइए, क्योंकि सर हम क्या करते हैं कि जैसे जो इनिशियल लागू हुआ था, तो मेरे साथ यही था कि कट ऑफ 18 नंबर था, ऐसे कुछ अप्रोक्स पता रखा था। तो हम मेरे 26 नंबर थे, लेकिन फाइनल कट ऑफ जो और गई सर वो 27। तो यहाँ पे तैयारी करने से पहले कहते हैं ना कि उस एग्जाम का पूरा पता भी होना चाहिए कि आपने नोटिफिकेशन सही से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो सर वो फाइनल कट ऑफ से मैं इसलिए 1 नंबर से रह गया। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि आप जीके को देखिए, आपने तैयारी अच्छा नंबर लेके आ गए और आपकी कंप्यूटर में नंबर नहीं आए और आप पूरे लास्ट स्टेज तक पहुंचे हुए, आप वापस पीछे की तरफ आ गए, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में कहते हैं ना कि धक्का है चीज के लिए, यार कि हमने इतनी मेहनत करी और सिर्फ एक कंप्यूटर में 1-2 नंबर से रह गए। जी बिल्कुल। योगेश को पता है कि कंप्यूटर में फेल हुआ एक बार टाइपिंग में फेल हुआ, तो मतलब सिलेक्शन की लास्ट स्टेज पे जो फेलियर मिलता है तो बड़ा डिमोटिवेशन होता है। उसे लगता है कि अपन से गलती कुछ रह गई है। तो आप ध्यान रखें, कंप्यूटर और टाइपिंग को भी प्रॉपर वे में सिलेक्शन के लिए साथ में आप तैयारी करते चले। अगर मैं आपसे बात करूं सर, ये कि आपने एसएससी का एग्जाम दिया, उसका आपने कोई और सेंट्रल वनडे एग्जाम्स दिया हो तो? नहीं सर। कोई आपने सोचा नहीं? नहीं सर, इसलिए नहीं सोचा क्योंकि भैया जो है बैंक के जॉब में थे, दीदी बैंक में थी, और एक जो मेरे से बड़ी सिस्टर है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंप्यूटर अनुदेशक में थी। ओके। तो एक अलग अलग फील्ड था, तो उनसे बैकग्राउंड मिलता था कि किस चीज की तैयारी करनी चाहिए।
और एसएससी का सर मैंने सुना भी था और काफी अच्छी अच्छी पोस्ट भी थी इसमें, तो मैं सर इसीलिए एसएससी पे ही था मेरा, और मैंने कोई अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं करी। जी, अब ऐसे देखो अभी रेलवे का भी शेड्यूल जो आ रहा है वो बहुत सही तरह से आ रहा है, कैलेंडर बहुत सही तरह से आ रहा है, तो आप बच्चों को क्या एडवाइस करोगे कि एसएससी के साथ रेलवे भी साथ में तैयारी की जा सकती है? सेम सिलेबस है, और एसएससी से कह सकते हैं कि स्टेप कम लेवल वाला रेलवे है, क्योंकि उसमें सर इंग्लिश नहीं पूछी जाती। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई जो कहते हैं जैसे नॉन एकेडमिक से है, अगर उनको लगता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है या मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता, तो वो रेलवे की तरफ सर अपना जा सकता है, और लेकिन वो एसएससी की तैयारी के साथ रेलवे का एग्जाम अपने आप हो जाएगा सर, उसके लिए अलग से कुछ तैयारी करने की आवश्यकता नहीं। जी, मतलब रेलवे में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं आता है, तो आपके लिए बड़ा फायदा हो सकता है कि जिसको लगता है मैं इंग्लिश मेरा वीक है या मैं इतना लेवल कवर नहीं कर सकता हूं, तो रेलवे भी आपके लिए बड़ी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अभी रेलवे में भी अपना पूरा कैलेंडर जो है वो जारी कर रखा है, पूरे साल का कैलेंडर एसएससी की तरह आपके सामने उसका भी आता है, तो आप उसकी भी तैयारी बिल्कुल सही तरह से कर सकते हैं। इसलिए जी, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने इसके बाद आगे कोई और सोचा है कि जॉब करने का या और कोई तैयारी करने का? सर है ना, मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स को, अगर आप इनिशियली अच्छी तैयारी कर ले तो अच्छा है, क्योंकि सर जॉब के साथ में पढ़ाई का शेड्यूल बैठा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि सर मेरी पोस्टिंग क्या सर मुझे बॉम्बे मिला, तो वहां पे जो ट्रैवल इतना हो जाता था कि अपनी स्टडी को इतना वापस प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया। तो इनिशियल आप मैं कहूंगा कि अगर आपको टाइम मिला है तो आप फोकस होके करिए और कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए और आपको होम पोस्टिंग मिले। मेरा सर रिगार्डिंग अनफॉर्चुनेट कह सकते थे कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 46 थी, बट मेरे एनआर के अंदर उसमें एक भी वैकेंसी नहीं थी। तो सर मतलब अच्छे नंबर लाके भी मैं राजस्थान नहीं ले पाया और मुझे बॉम्बे जाना पड़ा। जी बिल्कुल, देखिए तो मतलब पहली बार में बढ़िया तैयारी आप करिए, और विद्यार्थियों को एक ही सलाह है कि आप पूरी मेहनत लगा दीजिए। जॉब मिलने के बाद तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है, ये भी बता रहा है योगेश। देखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें एक बार में एग्जाम निकाल देना है, और एसएससी को एक बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। आप 6-7 घंटे पढ़कर आप आराम से 6-7 महीने में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि मुझे पूरा रेगुलरिटी फॉलो करनी है, पूरी प्लानिंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। जी, सिलेक्शंस में जो आपने किस तरह से नोट्स बनाए थे, आपने कैसे मैथ्स के फॉर्मूलों को याद कर रखा, इसके बारे में कुछ बच्चों को बताना चाहो तो बता दीजिए। सर जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैथ्स से स्टार्ट करता हूँ। सर मैथ्स में फॉर्मूले आते थे, एग्जाम में कोई पीवाईक्यू करते तो हमको नई थ्योरम मिल जाती थी जो हमारे टीचर्स में नहीं पढ़ाई हो, या हमेशा कुछ ना कुछ नया 1-2 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सर मेरी जो फॉर्मूला बुक्स थी मैथ्स की, तो उसके अंदर मैं नोट कर लेता था, और जो मुझे ऐसा लगता था कि थ्योरम टफ है या बार बार याद नहीं हो रहा है, तो उसको भी मैं नोट कर लेता था। और मैंने फॉर्मूला की एक पूरी कॉपी बना रखी थी जी। तो और आजकल तो शायद मार्केट में ऑलरेडी फॉर्मूला बुक्स वगैरह मिल जाती है, तो वो उसको प्रिपेयर कर सकते। एक हाथ के नोट्स होते हैं सर, पढ़ने में मजा आता है, तो आप वो जितना आपने जैसे फॉर्मूला है अपने हाथ से बनाया तो ज्यादा अच्छा है। इसी में सर मैंने जीके के भी कुछ नोट्स बनाए थे, आप बोले तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा एक बार। अब लेके आए तो बता दीजिए। बिल्कुल आप सर, ये ओके बताइए। देखिए सर जैसे अब जीके में क्या सर मैं पूरे नोट्स नहीं बनाता था, जैसे लूसेंट से पढ़ता भी था ना, तो अब सर जैसे हमने कोई स्वतंत्रता संग्राम वाले जो हमारे हैं, इतने सारे ईयर्स एक साथ में होते थे तो हम उनको याद नहीं कर पाते थे, कंफ्यूज होते थे। तो सब उन सब ईयर्स को मैंने सर पहले सीक्वेंस में कौन से ईयर में कौन सा हुआ उस सीक्वेंस में रखा, उनको एक साथ में कंपेयर करके याद करता था कि जैसे असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ, स्वतंत्रता हमको आजादी 1947, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए याद करता था। और इनको सिर्फ शॉर्ट बना रखा था, तो कभी फ्री बैठे होते थे तो देख लेते थे। इसी तरीके से पॉलिटी की जो सर इतने सारे आर्टिकल्स होते थे वो याद नहीं हो पाते, तो पॉलिटी को भी मैंने शॉर्ट की तरह से बना लिया था कि आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 3 का छोटा सा लिख दिया, आर्टिकल 5 में क्या है, आर्टिकल 123 में क्या है, तो उससे इनको क्या कंपेयर करके याद करते थे, तो हमें याद हो पाता था कि आर्टिकल 123 में क्या है, 122 में क्या है, 121 में क्या है। कोई एक सडनली हम अगर एक आर्टिकल 5 पढ़ रहे हैं और एक 123 पे चले गए तो हमको याद ही नहीं रह पाएगा कि क्या चीज है। जी देखिए, बिल्कुल दोस्तों, ये जो है ना नोट्स, उसने सेल्फ नोट्स खुद के हैंड रिटन बना रखे हैं। मतलब जो उनको लगता था कि मुझे नहीं याद रहते हैं या मुझे प्रॉब्लम करने वाली चीजें, तो खुद आप इस तरह से लिख के रखिए, और खुद के नोट्स आपको जल्दी याद भी रहते हैं। जो चीज आपको नहीं आती है उसको आप जरूर ध्यान रखते हुए चले, और मतलब ये आपको जीके में, मैथ्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले रहेंगे। वोकैब भी, वोकैब, इंग्लिश का वोकैब के पोर्शन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। बिल्कुल सर। रीजनिंग के अलावा इसमें हर जगह आपके हेल्प करने वाला चीज रहेगा। वोकैबुलरी का पोर्शन आप लिख के याद करिए, बार बार रिवाइज करिए, और मैथ्स के फॉर्मूले, क्योंकि ट्रिकी मैथमेटिक्स बहुत जरूरी रहेगा आपके एग्जाम में। और जीके का पोर्शन आपको अगर याद नहीं रहता है तो एसएससी जिस तरह का जीके पूछती है, इसलिए अगर एसएससी के जीके को अटेम्प्ट करना पड़ेगा तो चीजों को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, उनके पीवाईक्यू के प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो हमने योगेश से बात करी है। इसलिए योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने समय निकाला कि आप बता रहे और हमने हमारे बच्चों को गाइड किया। तो देखिए दोस्तों, जो सिलेक्शन वही ले पाएगा जो अपने सपनों के लिए लड़ेगा।
और सपने खुद के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कैंडिडेट के साथ, उसकी सफलता की सीढ़ी को और समझेंगे। धन्यवाद।